हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का। उम्मीद आशा आप सभी लोग स्वस्थ मस्त और बिल्कुल ज़बरदस्त होंगे। सभी को नमस्कार, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? एक बार जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। सभी को नमस्कार है एवरीवन। नाउ आफ्टर लॉन्ग टाइम वी विल मीट अगेन, है ना। तो एक लंबे समय के बाद हमारी आपसे मुलाकात हो रही है। लंबा समय लगभग 4 से 5 दिन का था, जिसमें हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी को कंप्लीट करने के बाद में आज इकोनॉमिक्स पे काम शुरू करने की बात कही गई थी। चलिए सभी लोग आ जाओ फटाफट से। सभी को नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? जल्दी से बता दें कैसे हैं आप लोग। बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। मैं बहुत अच्छा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज जनसंख्या मुझे कम लग रही है। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज हम लोग इंडियन इकोनॉमिक्स पे बात करेंगे। और इंडियन इकोनॉमिक्स में सबसे पहले तो हमारी चर्चा आपसे जो होने वाली है मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथियों, वो चर्चा है। देखिए, इस टॉपिक को अभी गौर मत करिएगा, पढ़ाएंगे तो यही टॉपिक, ठीक है। लेकिन सबसे पहली जो चर्चा है वो चर्चा होगी हमारी आपसे मेरे प्यारे दोस्तों कि हमें पढ़ना क्या है। आज रिकैप कुछ होगा नहीं, क्योंकि पिछला कोई लेक्चर हुआ नहीं है, तो आज इस पर कोई रिकैप जैसी चीज़ नहीं होगी। हाँ, ये जान लीजिए कि इंडियन इकोनॉमिक्स आज से स्टार्ट हो रहा है आपका। क्या स्टार्ट हो रहा है? इंडियन इकोनॉमिक्स आज से स्टार्ट हो रहा है, जिसे हम लोग भारतीय अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये आपकी शुरू हो रही है आज, ठीक है। चलिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे आज, इंडियन बैंकिंग सिस्टम, भारतीय बैंकिंग प्रणाली। इसके ऊपर चर्चा करेंगे आज। पहला टॉपिक यही होगा। लेकिन उससे पहले हम ये बता दें कि आपको हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ाने होंगे जो आने वाले दिनों में हम पढ़ेंगे, ठीक है। श्रुति, एग्जैक्टली, हाँ, ठीक है। ये तो आप लोगों का स्नेह है और प्रेम है, और आप जा करके, है ना, बिल्कुल। तो आप जितने भी प्यारे दोस्त हैं, जितने भी प्यारे साथी हैं, ठीक है। हाँ, चलिए चलें आगे। देखो, पढ़ना क्या क्या है। हमें पढ़ना होगा इंडियन बैंकिंग सिस्टम, जिसे हम लोग भारतीय बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। ये हम 2 दिन पढ़ेंगे, मतलब भाग 1 और भाग 2, ठीक है। हाँ, भाग 1 और भाग 2 दोस्त, ठीक है। दूसरा जो तीसरा टॉपिक होगा हमारा, वो होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में चर्चा करेंगे। एक टॉपिक होगा हमारा मॉनेटरी पॉलिसी, जिसे हम हिंदी में मौद्रिक नीति कहते हैं, इसे पढ़ेंगे। इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, ये हम 2 भागों में पढ़ेंगे, भाग 1 और भाग 2, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भारत में आर्थिक नियोजन, या आप दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं इसे पंचवर्षीय योजना। यहां पर हम पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में ही चर्चा करेंगे। किसके बारे में? पंचवर्षीय योजना, जिसे 5 ईयर प्लान कहते हैं। क्या कहते हैं? 5 ईयर प्लान कहते हैं। 5 ईयर प्लान कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होगा नीति आयोग। अगर हम नीति आयोग की बात करें तो इस पर भी हमारी चर्चा रहेगी। पब्लिक फाइनेंस ऑफ इंडिया। पब्लिक फाइनेंस ऑफ इंडिया का मतलब है भारत का, जो भारत में कह सकते हो लोक लेखा। लोक लेखा का मतलब क्या है कि इसे बेसिकली हम बात करें देसी भाषा में पब्लिक फाइनेंस को, तो इसे बजट कहते हैं। क्या कहते हैं? बजट। क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। तो बजट टॉपिक है ये, उसे डिस्कस करेंगे। फिर हम जनरल बजट को डिस्कस करेंगे। अब देखो, जनरल बजट जो है वो 23-24 का डिस्कस नहीं होगा, क्योंकि 1 फरवरी को नया बजट आ जाएगा। तो ये बजट जो डिस्कस करेंगे वो 2024-25 का होगा, ये याद रखिएगा। अगर आप कहोगे तो हम 23-24 डिस्कस कर देंगे, हमें बुराई नहीं है, ठीक है। लेकिन जो डिस्कशन होना चाहिए वैसे 24-25 का होना चाहिए, जो इस बार आने वाला है लेटेस्ट, ठीक है। भैया सभी को राम राम है। मैं बहुत अच्छा हूं, आशा करता हूं कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, ठीक। इसके बाद हमारा टॉपिक आ जाएगा नेशनल इनकम, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय आय। क्या कहते हैं बाबू? राष्ट्रीय आय। फिर आ जाएगा फाइनेंशियल मार्केट, वित्त बाजार। एक्चुअल फाइनेंशियल मार्केट जो है 2 भागों में हम लोग पढ़ेंगे। एक आपका होगा MM, मनी मार्केट, और एक होगा आपका CM, कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट को कहते हैं मुद्रा बाजार, और कैपिटल मार्केट को कहते हैं पूंजी बाजार, इसे पढ़ेंगे। बैंकिंग टर्मिनोलॉजी, बैंकिंग की जो शब्दावली है उसे पढ़ेंगे। मुद्राएं, करेंसी के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उसके हेडक्वार्टर के बारे में पढ़ेंगे। जनगणना, जनगणना के 2 भाग है, जनगणना पार्ट 1, जनगणना पार्ट 2 पढ़ेंगे।
और हालांकि हमें जनगणना 2011 की ही पढ़नी होगी क्योंकि 2021 का डेटा अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। ये है एग्रीकल्चर, कृषि के बारे में चर्चा होगी जो मिसलिनियस की तरह हम लोग डील करते हैं। और अगर आपको लगेगा मिसलिनियस में दो भाग हमने यहाँ पे एक बार उसमें भी देखना पड़ेगा, आपका जो प्लानर है उसमें हो सकता है मिसलिनियस के नाम से दो पार्ट पड़े हों, मिसलिनियस 1 और मिसलिनियस 2। अगर कुछ रहा बचा रह गया तो उसके बारे में, ऐसा कुछ रह नहीं जाएगा। जो मेन टॉपिक्स हैं वो आपके सामने हैं जो मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, करा दिए मतलब बता दिए। ठीक है, तो इन्हीं को हम करेंगे जिससे कि आप सभी के प्यारे दोस्तों जो सिलेबस है वो समय से खत्म हो जाए और जो चीजें हैं वो बेहतर तरीके से आप समझ जाए। ठीक है, इसमें कोई दुख किसी को। ये दो भागों में टूटेगा, एक मुद्रा बाजार और एक पूंजी बाजार। पूंजी बाजार, पूंजी बाजार। ठीक है, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। ठीक है, नाउ अब हम लोग टॉपिक को शुरू कर लेते हैं और चीजों को समझ लेते हैं। क्या कहते हैं आप लोग? ठीक है, आज का पहला टॉपिक है बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, या इसे आप इंडियन बैंकिंग सिस्टम बोल लो। ठीक है, इसका भाग 1 पढ़ने वाले हैं और कल भाग 2 पढ़ेंगे। आज भाग 1 है यानी पार्ट 1 है। ठीक है, बोलिए मेरे प्यारे दोस्त, क्लियर सभी को? हाँ, अच्छा एक कोशिश करिएगा। देखो एक बात मैं आप सभी से कह दूं, देखिए उसमें बुरा मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए इकोनॉमिक्स में क्या है, कई सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे किसी का नाम है अगर वो अंग्रेजी में लिखा है तो मैं आशा करूंगा कि आप नाम को अंग्रेजी और हिंदी में पढ़ना और लिखना जानते होंगे। ठीक है, थोड़ा सा कॉपरेट जरूर करिएगा क्योंकि ये काफ़ी वैसी चीज़ें हैं अर्थव्यवस्था में, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको अधिक से अधिक हिंदी में बताऊं। ठीक है, इकोनॉमिक्स से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है एग्जाम में, जिसमें से 2 क्वेश्चन बजट से ही आ जाते हैं। एक क्वेश्चन आपका आ जाता है प्लानिंग से, एक क्वेश्चन नेशनल इनकम से आ जाता है, एक क्वेश्चन कभी कभार आपका बैंकिंग एंड फाइनेंस से आ जाता है, इंडियन बैंकिंग सिस्टम से। फिर या ऐसे नहीं आए तो आरबीआई से आ जाएगा, आरबीआई से नहीं तो मॉनेटरी पॉलिसी से, है ना, तो आ जाएगा। लगभग 5 से 6 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, चलिए तो कोशिश करूंगा मैं आपको कि हर एक चीज आपको क्लियर रहे और चीजें आप समझ पाए। देखो आप सभी बच्चों को एक बात पता है कि भारत में जो ब्रिटिश हैं वो भारत में क्यों आए थे, ये बात सभी को पता है। पता है कि नहीं पता? ब्रिटिश भारत में सिर्फ एक ही उद्देश्य से आए थे, दे वांट टू ट्रेड हियर। वो यहां व्यापार के लिए आए थे। किसके लिए आए थे? व्यापार की दृष्टिकोण से आए थे। ठीक है, हालांकि उन्होंने व्यापार तो किया ही किया, उस व्यापारिक दौर में वो इकोनॉमिक, जो व्यापार करता है वो आर्थिक रूप से बहुत स्ट्रांग होता है। जब वो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग हो गए, इकोनॉमिकली बहुत क्या हो गए? स्ट्रांग हो गए। जब आर्थिक रूप से क्या हो गए? बहुत आर्थिक रूप से मजबूत हो गए, तब उन्होंने कहा कि भारत में यार बैंकिंग जैसी कुछ चीजों की शुरुआत करनी चाहिए। अब बैंकिंग की शुरुआत ऐसे कैसे हो जाए, तो यहां पे एक कंपनी आती है जिसका नाम है यूरोपियन कंपनी, अलेक्जेंडर एंड यूरोपियन कंपनी। अलेक्जेंडर एंड यूरोपियन कंपनी। अब ये हिंदी में लिखो या अंग्रेजी में यही नाम रहेगा। ठीक है, अलेक्जेंडर एंड यूरोपियन कंपनी। ठीक है, इस कंपनी ने सुझाव दिया कि भारत में बैंकिंग की शुरुआत करिए, बैंकिंग की शुरुआत करिए। अच्छा एक बात बताओ आप लोग मुझे ईमानदारी से, अब बैंकिंग की शुरुआत अगर की जाएगी तो कैसे करेंगे? शुरुआत करिए, ये बात कही गई। अब जब शुरुआत करने की बात आई तो सबसे पहले, अब बैंक है क्या? आपके मन में बैंक क्या है? मैं आपसे कहूं तो बैंक क्या है, व्हाट इज बैंक, तो आप क्या बोलोगे बैंक क्या है? तो आप कहोगे सर बैंक एक ऐसा लॉफुल ऑर्गेनाइजेशन है जो लीगल तरीके से या कानूनी रूप से बैंक के नियम कायदे कानून के आधार पर चलता है। बोलो हाँ या ना। तो जब बैंक की बात हुई मेरे प्यारे दोस्त,
तो अंग्रेज बैंक कहाँ स्थापित करें, सबसे बड़ी चीज ये थी। तो अंग्रेजों ने निर्धारित किया कि हम बैंक जो है वो कलकत्ता में स्थापित करेंगे। क्यों स्थापित करेंगे कलकत्ता में? बैंक की स्थापना जो है वो कलकत्ता में क्यों करेंगे? क्योंकि उस समय का सबसे सक्रिय व्यापारिक केंद्र अगर कोई था, सक्रिय व्यापारिक केंद्र अगर कोई था, तो वो कौन था मेरे प्यारे दोस्त? वो था कलकत्ता। अब बैंक कहां खोलना चाहिए? बैंक तो ऐसे स्थान पर खोला जाएगा। बैंक क्या है? जैसे आप दुकान खोलते हैं, सिंपल सी बात समझिए, आपको एक किराने की दुकान खोलनी है, किराना की दुकान खोलनी है। कैसे स्थान पर खोलोगे? जहां थोड़ी भीड़ हो, जहां लोग आते जाते हो, जहां लोग चीजों को लें, ऐसे ही स्थान पर खोलोगे ना भैया। बोलो यस और नो, जल्दी से बताओ, ऐसे स्थान पर खोलोगे? यस और नो। तो इसी तरीके से बैंक क्या है? बैंक भी एक क्या है? दुकान है। बैंक भी एक क्या है? दुकान है, शॉप है। बस कैसी है? लीगल है, कानूनी है, बस इतना अंतर है। क्लियर? जल्दी से बताएं। ठीक, तो बात हुई कि जो ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यहां पर, वो अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहां पर है वो क्या खोलेगी? बैंक खोलेगी, इंडिया कंपनी। और उसने बैंक खोली भी कहां खोली? कलकत्ता में ही खोली। किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। लेकिन सबसे बड़ी समस्या कहां आती है उसे समझिएगा। और कौन सी बैंक खोला? बैंक ऑफ हिंदुस्तान वॉज द फर्स्ट बैंक विच इज एस्टैब्लिश्ड इन 1770 बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन कलकत्ता। भारत का पहला बैंक ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कलकत्ता में खोला गया, जिसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। 1770 में खोला गया। अब समस्या पता क्या थी? इन्होंने एक काम किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि ये बैंक सिर्फ कार्य करेगा हमारे लिए। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैंने कोई दुकान खुलवाई आपको और मैं कहूं उस दुकान से सिर्फ सामान मुझे ही को बेचोगे, मैंने, ठीक है, सुमन जी को एक दुकान खुलवा दी, ये मेरी छोटी बहन है। अब मैंने इनसे कहा कि देखो भैया ऐसा है सुमन, आप जो कुछ भी सामान है आपकी दुकान में वो सिर्फ अपने घर को ही बेचनी है। हमको बेच दो, मम्मी को बेच दो, पापा को बेच दो, दीदी को बेच दो, ठीक है, लेकिन और किसी को बेचा तो फिर समझ लेना। अब बड़ी दिक्कत, आज बड़ी दिक्कत फिर तो मेरे प्यारे दोस्त। तो क्योंकि घर वाले तो कभी पैसा देंगे कभी नहीं देंगे, ऐसा भी हो सकता है, संभव है। तो एक समय ऐसा आएगा कि दुकान में लॉस होना ही है। यही हाल हुआ यहां पर इस बैंक का, बैंक ऑफ हिंदुस्तान का। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा तुम्हें सिर्फ मेरे लिए काम करना है और किसी के लिए नहीं। तो 1770 में ये बैंक खोला तो गया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, 1829 से लेकर के 1832 के बीच में इसे पूर्ण रूप से क्लोज कर दिया गया। इसका मतलब बंद कर दिया गया। ठीक है विशाल जी, आप बात को समझिए। ठीक है, ठीक है, मुझे आशा है कि आप बात को समझ गए होंगे। ठीक है ना? हाँ, क्योंकि ये मेरा घर नहीं है कि आज ये होगा, और क्योंकि ये मेरा खुद का नहीं है। ठीक है, आशा करूंगा कि इस बात को आप समझ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा है, और नहीं समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में रिकॉर्डेड देख लेना तुम। ठीक है ठीक ना दोस्त? चला जाए, जल्दी से बताओ। मेरे जस्ट बगल में एक मेरा दूसरा भी क्लास चल रहा है जहां पर मैं अभी थोड़ी देर पहले था। अगर आप YouTube पर पढ़ते हैं मेरे साथ में तो शायद YouTube पता होगा आपको। अब देखिए ये बैंक तो बंद हो गया, लेकिन इस बीच में 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना की गई। अब आपके मन में एक बात आएगी, सर 1770 से लेकर 1865 के बीच में कोई बैंक नहीं आए क्या? मेरे प्यारे दोस्त आए, लेकिन जो ये इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई नहीं, सबसे पुराना ओल्डेस्ट कमर्शियल बैंक है अगर बात करें, लेकिन अब इसका विलय हो चुका है। एक चीज और मैं बताऊंगा आपको, जब
बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई 1770 में। तो उस समय स्थितियां परिस्थितियां अलग थी, लेकिन जब इसे बंद किया गया 1829 से 1832 के बीच में, तब स्थितियां अलग हो चुकी थी। तब स्थितियां कैसी हो चुकी थी? अलग हो चुकी थी। इस बात को याद रखिएगा। लेकिन इस बीच में कुछ अंग्रेजों ने कुछ गेम खेल रखा था। प्रेसिडेंसी, उनके 3 प्रेसिडेंसी हुआ करते थे पूरे हिंदुस्तान में, अगर आपको याद हो 3 प्रेसिडेंसी थे। तीनों ही प्रेसिडेंसी में उन्होंने 3 बैंक खोल दिए। बैंक ऑफ कलकत्ता, दूसरे को नाम दिया गया बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे, तीसरे को नाम दिया गया बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास। ठीक है। इसकी स्थापना 1806 में की गई, इसकी स्थापना 1840 में की गई और इसकी स्थापना 1843 में की गई। जो प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ कलकत्ता है, ये कुछ ही समय में पूरे बंगाल में फैल गया। कहां फैल गया? पूरे बंगाल में फैल गया। जब पूरे बंगाल में फैल गया, पूरे बंगाल में, तो इसका नाम बदल दिया। क्या नाम रख दिया? इसका नाम रख दिया बैंक ऑफ बंगाल। सर ये बैंक ऑफ बंगाल कब बना था, ये बता देंगे क्या? ये बना था मेरे प्यारे दोस्त 1809 में। कब बना था? 1809 में। ठीक है। आशा करूंगा कि अभी तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। एक बार जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, यस और नो, फटाफट से। आशीर्वाद जी, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन मेरी कुछ मोरल ड्यूटीज हैं जिनको मैं शायद, है ना, मुझे करनी ही पड़ेंगी। हाँ, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए। हमारा सेशन ऑलरेडी चल रहा है। मैं अभी तक 11:59 तक उसी सेशन में था। आप YouTube खोल के देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, अभी भी सेशन चल रहा है। कुछ देर इसे पढ़ा करके हम अभी वहीं पहुंच जाएंगे। ठीक है। जस्ट बगल में चल रहा है, एक वॉल है मेरे और उसके बीच में, बस ऐसा समझ लीजिए। इससे ये डोर ओपन करूंगा, नेक्स्ट डोर में चला जाऊंगा। ठीक है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होइए, थोड़ी सी चीजों को समझ लीजिए आज। ठीक है। डन है ना सभी का? थम्स अप दिखाओ फटाफट से। इतनी बात डन हो गई। अब देखो हुआ क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर एक गेम खेल दिया। वो गेम क्या है? ये तीनों बैंक काम करेंगे तो मेरे लिए करेंगे, किसी के लिए नहीं करेंगे। अब इसको अभी भी नहीं समझ में आया। देखो क्या किया इसने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, समझिएगा बात को। बैंक ऑफ हिंदुस्तान फेल हुआ, उसके जितने भी सारे कस्टमर थे, उसके जितने भी सारे अकाउंट होल्डर थे, उन सभी को उसने बैंक ऑफ कैलकाटा में क्या करा दिया? मर्ज करा दिया। और आगे चल करके मेरे प्यारे दोस्त 1829 से लेकर के 1832 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान को क्लोज कर दिया। उधर ये तीनों प्रेसिडेंसी बैंक चल रहे थे, लेकिन इनका भी हाल वही था, बहुत बेहतर नहीं था। लेकिन धीमे धीमे अब भारत में क्या आने लगा था? बोलिए। भारतीय बैंक आ चुके थे। जैसे इलाहाबाद बैंक आ गया था, जिसकी स्थापना 1865 में की गई। आगे चल करके 1861 में अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना की गई थी। ये स्थापना की गई थी फैजाबाद में। वही फैजाबाद जिसे आज हम अयोध्या कहते हैं। ये वही फैजाबाद है जिसे आज हम अयोध्या कहते हैं। अच्छा, आपके मन में होगा कि सर इलाहाबाद बैंक कहां स्थापित हुआ था? तो याद रखिए, इलाहाबाद बैंक को स्थापित किया गया था कलकत्ता में। कहां पे? कलकत्ता में। उसके तुरंत बाद, कुछ समय बाद, 1894 में भारत का पहला बैंक फुल्ली जो भारतीयों के द्वारा चलाया जा रहा था, वो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की जाती है लाहौर में। उस टाइम लाहौर भारत में था, हिंदुस्तान में था, बाहर तो था नहीं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त? हाँ ठीक है। हाँ, तो ये 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की भी स्थापना हो जाती है। इस बैंक को लाला लाजपत राय जी ने बनाया था। लाला लाजपत राय ने बनाया था। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा।
अब धीमे धीमे ये बैंक चलने लगे, लेकिन उधर जो अंग्रेजों ने अपने 3 प्रेसिडेंसी बैंक बनाए थे, ये बैंक फिर से लॉस में जाने लगे। फिर से किस में जाने लगे मेरे प्यारे दोस्त? लॉस। लॉस मतलब इन्हें हानि होने लगी। अब जब इन्हें हानि होने लगी तब ये फिर परेशान होने लगे। तो अंग्रेजों ने इस बार एक वो निकाला मोटो। क्या निकाला मोटो? ध्यान रखिएगा कि इन तीनों ही बैंकों को विलय कर देते हैं। क्या कहा अंग्रेजों ने? इन तीनों ही बैंकों को विलय कर देते हैं। ध्यान से सुनना, मैं इसे लिखूं नहीं, यहां बता दूं? बोलो। लिखता नहीं हूं, बता देता हूं यहां पर ही, ठीक है? देखो, बैंक ऑफ बंगाल 1809, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840, बैंक ऑफ मद्रास, ठीक है? हिंदी में मेरे भाई लिख लेंगे या मैं लिख दूं इनके नाम? बैंक ऑफ बंगाल। देखो, बिल्कुल घबराना नहीं, ठीक है? जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तब तक तुम्हें नहीं घबराना है। जब मैं ना रहूं तो एक अलग बात है। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको लिख दूंगा, ठीक है? क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको चीजें मिलें, और मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाना जानता हूं, ठीक है? ये तीनों बैंक हैं। इन तीनों बैंकों को बनाया गया, ये प्रेसिडेंसी बैंक थे। कौन से बैंक थे ये तीनों बेटा? प्रेसिडेंसी बैंक थे, ठीक है? याद रखिएगा, भारत में 3 ही प्रेसिडेंसी थे और ये प्रेसिडेंसी बैंक थे। अंग्रेजों ने कहा यार तीनों को फिर हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो क्यों ही चलाना। तो कहा क्या करें, एक काम करो, एक का दूसरे में, दूसरे का तीसरे में, मतलब एक दूसरे में सबका विलय कर दो। देखो क्या हुआ, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, तीनों का विलय हो गया। क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्त, जल्दी से बताओ? तीनों का क्या हो गया? विलय हो गया। और विलय होकर के एक नया बैंक बना जिसे कहा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना कहां की गई विलय करके मेरे दोस्त? तो कहोगे बॉम्बे में। कहां की गई थी? इसका हेडक्वार्टर कहां था? बॉम्बे। कब की गई थी ये काम कब किया गया था विलय? 17 जनवरी 1921 को। 17 जनवरी 1921 को यह कार्य किया गया था। क्लियर मेरे प्यारे दोस्तों? जल्दी से बताओ, डन हो गया सभी को? आप ये ऊपर वाली लाइन नहीं पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले लाइन में वही लिखा है जो नीचे बताया गया है। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। हाँ, अब देखिएगा, ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है मेरे दोस्त, इंडिया जो है, ठीक है, इसकी स्थापना तो हो गई मेरे प्यारे दोस्त, इसकी स्थापना तो हो गई। सत्ताईस जनवरी 1921 को। लेकिन अब आप जानते हो 21 के बाद तो हमारे धीरे धीरे 1935 का एक्ट आया, धीमे धीमे हम आजाद हो गए। जैसे हम आजाद हुए, आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद, आजादी के बाद, ठीक है, आजादी के बाद क्या होता है, सबसे पहले चेक किया जाता है कि भाई भारत में कौन सा बैंक सबसे एक्टिव है। तो कहा गया साहब ये बैंक है जो सबसे एक्टिव है और इसी के पास बहुत सारी अथॉरिटीज हैं। का एक काम करो, इसका नाम तो इंपीरियल है। और उस समय था क्या कि ब्रिटिश लोगों से हम बहुत ही नफरत करते थे, तो बात सत्य है। और इंपीरियल जो है ना, वो ब्रिटिश राजा जो थे ब्रिटेन के, ब्रिटिश राजा के महल का नाम था, महल का नाम था। तो सबसे पहले बात ये हुई कि करें क्या, का एक काम करो, ये जो इंपीरियल शब्द है ना, इसको हटा दो, इसको रिमूव कर दो। कहा सब लगाएंगे क्या इसकी जगह पे, रिमूव कर देंगे या हटा देंगे, हटा देंगे। तो इस जगह लगाएंगे क्या, कहा इंपीरियल की जगह शब्द लिख दो स्टेट, चाहे हिंदी में लिखो चाहे अंग्रेजी में, स्टेट ही रहेगा। जोड़ो जगह, क्या बन जाएगा ये, इंपीरियल हटा दो, नया नाम क्या बनेगा, स्टेट बैंक
ऑफ इंडिया। सर ये काम कब हुआ? 1 जुलाई 1955 को। क्या कब हुआ था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कब हुआ था ये काम? 1 जुलाई 1955 को। कब हुआ था बेटा? 1 जुलाई 1955 को। डन सभी को? जल्दी से बताएं। डन सभी बच्चों को? एक बार थम्स अप दिखा दें, दिल बना दें। इसी बात को कई जगह लिखा जाता है कि रीनेम कर, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है उसे रीनेम कर दिया गया, और कई जगह लिखा जाता है रीनेम की जगह पे लिखते हैं कि उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो आपको जो उचित लगता है आप लिख सकते हैं, दोनों में से है दोनों ही सही, बस डिपेंड करता है नेशनलाइजेशन, डिपेंड करता है एग्जाम में क्या लिख के आ जाए। सो ठीक है, चलो बहुत बच्चे, चलें आगे बढ़े। अब देखो आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे बेटा। अब बात आती है कि भारत में क्या हुआ, दौर चल रहा था। भारत में जो समस्या क्या थी, बैंक तो बहुत सारे आ गए थे, बैंक्स तो बहुत सारे थे, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त सरकारी बैंक नहीं थे। क्या शब्द मैंने बोला? सरकारी बैंक नहीं थे। बैंक तो बहुत सारे थे लेकिन सरकारी बैंक नहीं थे। तो सर कौन से बैंक थे? सारे के सारे निजी बैंक थे। निजी बैंक समझते हो? निजी बैंक थे, प्राइवेट बैंक थे। कौन से बैंक थे भैया? प्राइवेट बैंक थे, सरकारी बैंक थे ही नहीं, है ना। ये गवर्नमेंट है, सरकारी या गवर्नमेंट बैंक नहीं थे। बैंक डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। सरकारी बैंक नहीं थे, प्राइवेट बैंक बहुत सारे थे, ठीक। तो कहा गया यार बैंक जो है ना, इनका आपको क्या करना होगा, राष्ट्रीयकरण करना होगा। सरकार को लगा कि भाई प्राइवेट प्राइवेट है सब, पता नहीं कब क्या कर दें, है ना। तो इन बैंकों का, जो प्राइवेट बैंक चल रहे थे, लगभग भारत में 20 प्लस बैंक थे उस टाइम पर। ध्यान से सुन लो, 20 प्लस बैंक्स थे उस टाइम पर। तो सरकार को जो जो बैंक लगे कि इनका राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए, क्या कर देना चाहिए, राष्ट्रीयकरण। निजीकरण का मतलब ही होता है प्राइवेट, जी हाँ, ठीक है। तो 20 जो बैंक थे, 20 प्लस बैंक थे, उनमें कुछ बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया पहले चरण में। तो सरकार को क्या लगा बाबू, राष्ट्रीयकरण करना चाहिए। गवर्नमेंट को क्या लगा, जल्दी से बताओ। गवर्नमेंट को लगा कि कुछ बैंकों का हमें राष्ट्रीयकरण करना चाहिए। क्या करना चाहिए, राष्ट्रीयकरण करना चाहिए। राष्ट्रीयकरण, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं नेशनलाइजेशन। राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या है हमको सर बताइए। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्त कि जो चीज प्राइवेट है वो फिर सरकार की हो जाएगी, जो चीज प्राइवेट है वो सरकार की हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। तो इन्हीं प्राइवेट बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया। अब राष्ट्रीयकरण 2 चरणों में हुआ है, 2 फेज में हुआ है। पहला फेज जो है वो है 1969 का, 19 जुलाई को हुआ था राष्ट्रीयकरण पहले फेज का। और दूसरे फेज में जो राष्ट्रीयकरण हुआ है वो हुआ है मेरे प्यारे दोस्त 1980 में। 1980 में 15 अप्रैल को। कब हुआ है, 15 अप्रैल को। इस बात को याद रखेंगे सभी लोग, ठीक है। अब पहले फेज में कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इस बात को याद रखिएगा, नेशनलाइजेशन किया गया था। और दूसरे फेज में कुल 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 6 बैंक्स का राष्ट्रीयकरण किया गया या नेशनलाइजेशन किया गया, क्लियर। बोलो जल्दी से, डन मेरे प्यारे दोस्त। लाल गोपाल, अब देखो
जो पहले फेज का राष्ट्रीयकरण हुआ था उसमें सरकार ने, गवर्नमेंट ने प्राइवेट बैंकों को, जो 14 बैंक सरकार प्राइवेट थे उन्हें खरीदा था सरकार ने, हर एक बैंक को सरकार ने 50 करोड़ रुपया दिया था। मतलब पहले फेज के राष्ट्रीयकरण में सरकार ने कुल कैपिटल जो इन्वेस्ट की थी बैंकिंग क्षेत्र में, वो 700 करोड़ रुपए की पूंजी लगाई थी पहले राष्ट्रीयकरण में। अब बात आती है सर दूसरे राष्ट्रीयकरण में क्या हुआ। दूसरे राष्ट्रीयकरण में कुल 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और हर एक बैंक को 200 करोड़ रुपए दिए सरकार ने। कितने करोड़ रुपए दिए सरकार ने? 200 करोड़ रुपए दिए बैंक को सरकार ने, हर एक बैंक को। तो अगर थोड़े भी दिमाग लगा दोगे तो 6 गुणे 200 करोड़, इसका मतलब सरकार ने दूसरे राष्ट्रीयकरण के फेज में या दूसरे चरण में कुल जो इन्वेस्टमेंट किया था कैपिटल का वो 1200 करोड़ रुपए था। कितना था? 1200 करोड़ रुपए था। यह सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि एक बैंक के लिए कितना पैसा दिया गया था। ठीक है, तो पहले चरण में अगर बात करेगा तो 50 करोड़ रुपए और दूसरे चरण में बात करेगा तो 200 करोड़ रुपए एक बैंक को दिए गए थे। ठीक है, समय के साथ में महंगाई बढ़ती है। आज आप एक जमीन खरीदने जाइए, 1 कट्ठा खरीदनी है आपको, तो उसका रेट अलग होगा, लोकेशन के हिसाब से होगा। अब वही जमीन 20 साल बाद खरीदिए जाकर के, कोई भी लोकेशन हो, पैसा तो बढ़ ही जाना है। यस और नो? क्लियर मेरे प्यारे दोस्त? जल्दी से बताएं। तो 2 चरणों में राष्ट्रीयकरण हुआ, पहला चरण और दूसरा चरण। तो पहला चरण कौन सा है? 19 जुलाई 1969 का। और दूसरा चरण कौन सा है? बोलो, 15 अप्रैल 1980 का। नेक्स्ट आ जाओ। अब भारत में क्या हुआ? मर्जर ऑफ राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइज्ड बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंकों का विलय। राष्ट्रीयकृत बैंकों का विलय, इसी को अंग्रेजी में विलय, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं मर्जर ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक। क्या कहते हैं? मर्जर ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आज के समय में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या अलग है और 1980 में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या अलग थी। मैं आपको बता दूं, 1980 में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कुल 20 थी। मतलब 20 सरकारी बैंक हुआ करते थे भाई। 14 पहले वाले और 6 बाद वाले, तो 20 नहीं हो गए। 14 और 6 कितने होते हैं? 20 ही तो होते हैं। 20 सरकारी बैंक थे। लेकिन समय के साथ 1993 में 4 सितंबर को एक बैंक है मेरे प्यारे दोस्त, जिसका नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है? जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम भैया। सर प्राण प्रतिष्ठा हो गई? होगी प्राण प्रतिष्ठा। अरे भैया, सभी को जय जय श्री राम बाबू लोगों को। और जय श्री राम भैया, आप सभी लोगों को जय श्री राम। ठीक है, और जो भी बालक बालिका हैं, सर ये विक्रमशिला 2.0। तो 4 सितंबर 1993, क्या भैया? 4 सितंबर 1993 को, ठीक है, एक बैंक हुआ करता था जिसका नाम था न्यू बैंक ऑफ इंडिया। न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, यह नाम हुआ करता था। इस बैंक सरकारी बैंक था, लेकिन इसका विलय कर दिया गया किसमें? पहला विलय यही है, विलय कर दिया गया था पंजाब नेशनल बैंक में। किसमें? पंजाब नेशनल बैंक में। ठीक है, किसमें कर दिया गया था? पंजाब नेशनल बैंक में। बोलो मुद्दा क्लियर? फटाफट से बता दो। डन? जल्दी से बताओ भैया, क्लियर है बात? जल्दी से बोलो। अब ये मर्जर ऑफ बैंक्स हैं। इन बैंक्स के नाम जरा एक बार आप देखो फटाफट से, कौन कौन सा मर्ज हुआ है, फटाफट से देखो और एक बार लिखो। भाई बोलो, जल्दी चला जाए। ठीक है, चला जाए, जल्दी से बताओ। आवाज आ रही ना बाबू लोग?
जल्दी से बता दो। अब कौन सा बैंक किसमें विलय हुआ ये देख लो, ठीक है। पहला बैंक कौन सा था? न्यू बैंक ऑफ इंडिया, किसमें विलय हुआ? पीएनबी में। कब हुआ? 4 सितंबर 1993 को। अरे जल्दी बताओ, ठीक है। अच्छा, दूसरा 17 सितंबर 2018 को दो बैंक विलय हो गए। एक का नाम था विजया बैंक, विजया बैंक, और दूसरे का नाम था देना बैंक, देना बैंक। इन दोनों का विलय हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा में। किसमें हो गया? बैंक ऑफ बड़ौदा में, ठीक है। किसमें हो गया? बैंक ऑफ बड़ौदा में। इसी तरीके से धीमे धीमे विलय चलते रहे, और जो फाइनल एक अभी लेटेस्ट जो विलय हुए हैं वो भी आप देख लीजिए, जो कि 1 अप्रैल 2020 को हुए हैं। कब हुए? 1 अप्रैल 2020 को हुए। सिंडिकेट बैंक का विलय कैनरा बैंक में, इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों का विलय पंजाब नेशनल बैंक में, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक में हो गया। तो अब बात यह आती है, सर वर्तमान में कितने ऐसे बैंक हैं जो राष्ट्रीयकृत रह गए? प्रश्न ये हुआ, ठीक है। देखो 20 में एक घटा दो, तुम खुद ही घटाओगे और खुद ही बताओगे, तो कितने बचे? 19 इस बैंक के बाद। 19 में फिर ये 2 घटा दो, कितने बचे? तो आप कहोगे 17, ठीक है। अब आगे चलते हैं। 17 के बाद में एक ये घटा दो और एक ये हटा दो, तो 2 और घट गए, कितने बचे? 17 माइनस 2, कितने बचे राष्ट्रीयकृत बैंक? 15। 15 में फिर 2 घटा दो, कौन कौन से? एक ये और एक ये, कितने बचे? 13 राष्ट्रीयकृत। 13 राष्ट्रीयकृत में फिर ये 2 घटा दो, कितने बचे? 11। तो वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या सिर्फ 11 रह गई है, ठीक है। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या या नेशनलाइज्ड बैंकों की संख्या कितनी है? 11 रह गई है। क्लियर हो गई बात? साजिद क्लियर? डन सभी को? फटाफट से बता दो भैया, जल्दी बोले। डन है सभी को? फटाफट से बता दो। ठीक, देखो एकदम घटा करके तुम्हारे सामने बता दिया है, कुछ भी इधर उधर छपाया नहीं कि नहीं भैया ऐसा हो गया वैसा हो गया, है ना सब। अब भैया देखो आज इतना ही रखेंगे, ठीक है, क्योंकि मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ में कुछ स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे पास है, तो दोनों ही चीजों के लिए, ठीक है। ये प्रश्न है, दोनों प्रश्न कर लीजिएगा, किसी को कोई दिक्कत समस्या हो तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। ये दोनों प्रश्न कर लीजिए। आज आपको बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया का पार्ट 1 करा दिया है मैंने, पार्ट 2 कल डिस्कस करेंगे। बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, ठीक है, इसका पार्ट 1 कर लिया है, पार्ट 2 कल कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है मेरे प्यारे दोस्त। अच्छा देखो, टेलीग्राम पर तुम लोग बड़े परेशान रहते हो कि कौन सा टेलीग्राम है सर आपका। ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम है। आप लोगों में से अगर कोई ऐसा हो जो जुड़ा नहीं हो, वो जुड़ जाओ। यूट्यूब पे जो भी मेरी क्लास होती है उसकी पीडीएफ आपको यही मिल जाएगी इस टेलीग्राम पर, ठीक है। हाँ, यूट्यूब की क्लास की पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है। चलो, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। मुलाकात करते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, सभी को जय हिंद, थैंक यू।